अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये जिक्र किया था कि बायोकेमिस्ट्री किस कदर हमारे लिए अहमियत वाली हो सकती है। आज हम जिक्र करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, यानी कि हमारा सेल कौन से बायोमॉलिक्यूल्स का, कौन से केमिकल्स का बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जिक्र की जा रही है, वो है प्रोटोप्लाज्म। कहा यह जाता है कि हम तमाम जानदार प्रोटोप्लाज्म के बने हुए हैं। हम तमाम जानदारों के अंदर प्रोटोप्लाज्म, जिसे लिविंग मैटर कहा जा रहा है, वो मौजूद होता है। लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, ये बात लिखी हुई है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म। तमाम जानदार सेल्स के बने हैं क्योंकि वो हमारा बेसिक यूनिट है और सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। सवाल आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जा रहा है, चाहे वो पानी की सूरत में मौजूद हो, तो वो उसका प्रोटोप्लाज्म है। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन के मुकम्मल तौर पर प्रोटोप्लाज्म कौन कौन सी चीज़ों का बना हुआ है, ये परफेक्टली हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर मालूम है कि ये प्रोटोप्लाज्म 70% से लेकर के 90% वाटर का बना हुआ है। मतलब सेल की अगर हम बात करें, सेल का मटेरियल 70 से 90% वाटर का बना हुआ है। अगर इसमें से सारा वाटर एवापरेट हो जाए, सारा वाटर ख़त्म हो जाए, रिमेनिंग मास जो बचेगा, जो भी बकाया चीज़ बचेगी, वो फिर ड्राई वेट ऑफ द सेल कही जाएगी। यानी कि 70% अगर वाटर है और वो एवापरेट हो गया, बाकी का जो मटेरियल प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है वो ड्राई वेट कहलवाएगा, जो कि 30% हो सकता है। इसी तरह से अगर 90% किसी सेल के अंदर वाटर मौजूद है और अगर 90% वाटर ही एवापोरेट हो जाए, तो बकाया जो 10% चीज़ बचेगी वो ड्राई वेट कहलवाएगी। यहाँ पर अब ड्राई वेट जो है वो ज़्यादा खास अहमियत वाला है, क्योंकि 70% तो पानी है, 90% तो पानी है, बकाया जो चीज़ बच रही है वो है ड्राई वेट। और ये ड्राई वेट बायोमॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करती है। मतलब कि पानी के अलावा बकाया जो चीज़ है वो बायोमॉलिक्यूल्स है। और ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये कार्बन कंटेनिंग बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम इनको कह सकते हैं, जिनमें कार्बन होता है लाजमी, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के अंदर 30% या 10% मौजूद हो सकते हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स इसलिए भी कहे जा रहे हैं क्योंकि एक तो ये हमें बना रहे हैं और दूसरा ये प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाजिम बात है एटम्स के बने हुए हैं। जो एटम्स, जो एलिमेंट इन बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स की हमारे पास 3 ग्रुप्स बनते हैं। एक जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरे जो कि 1% से कम मौजूद होते हैं, उन्हें माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो कि 0.01% से भी कम होते हैं, उन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ मेजर बायो एलिमेंट्स का याद रखना है, और वो मेजर बायो एलिमेंट्स 6 होते हैं। ओवरऑल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 118 होते हैं, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो। उस 118 में से हमारे पास हमारी बॉडी में 16 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जो 16 एलिमेंट्स हैं, उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा 98% पाए जा रहे हैं वो है 6 एलिमेंट्स, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, वो है स्पंज। SPONCH। एस जो है वो सल्फर को जाहिर कर रहा है, पी फास्फोरस को, ओ ऑक्सीजन को, एन नाइट्रोजन को, सी कार्बन को और एच हाइड्रोजन को। सबसे ज़्यादा जो इनमें से भी पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये जहन में रखिएगा आप लोग लाजमी, कि हमारे सिंध की बुक में सल्फ़र को मेजर एलिमेंट काउंट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप फेडरल की बुक देखेंगे तो वहाँ पर सल्फ़र की जगह पर कैल्शियम मौजूद है। वहाँ पर पूरा चार्ट परसेंटेज के हिसाब से दिखाया हुआ है, तो वो एक्यूरेट है। लेकिन हमें क्योंकि एमडीकेट को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से हम हमारे बुक में ही दिए गए टर्म्स को याद रखेंगे कि कौन कौन से बायो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ये जो बायो एलिमेंट्स हैं जिनसे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये 98% मौजूद होते हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल के हवाले से कि केमिकली सेल कौन सी चीज़ों का बना हुआ है, तो 70% वाटर और बाकी का जो 30% हो गया, एवरेज हम काउंट कर रहे हैं, बाकी के 30% के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जो कि बायो एलिमेंट्स के बने हुए हैं। यानी कि अगर हम ग्लूकोज को देखते हैं, C6
H12 और O6 आपको नज़र आएगा, यानी कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, ये तीनों बायो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकी टाइप्स के हवाले से, बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से, तो बेसिकली हमारे पास इनकी 4 किस्में मौजूद होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। एक और किस्म भी बन जाती है, वो होती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होंगे जब प्रोटीन, जो कि एक अलग बायोमॉलिक्यूल है, जब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तब इसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ेगा तब भी वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलवाएगा। इसी तरह से अगर लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ गए तब भी वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा, और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड अगर प्रोटीन के साथ जुड़ गए तब भी वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलवाएगा। हमारे सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे होते हैं। क्रोमोसोम को देखते हैं तो वो डीएनए का बना हुआ, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और उसके अलावा प्रोटीन भी वहाँ पर क्रोमोसोम में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हो सकते हैं, जिनकी किस्में 4 हमें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जिक्र कर लें इन बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से, तो बायोमॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास किस्में आ जाती हैं, जिन्हें हम बड़े मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, पॉलीमर्स, और पॉलीमर जिन टुकड़ों के बने होंगे उन्हें मोनोमर्स कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं ये दरअसल हैं मोनोमर्स, छोटे मॉलिक्यूल्स। और छोटे मॉलिक्यूल्स, मिसाल एक छोटा मॉलिक्यूल है, दूसरा छोटा मॉलिक्यूल, तीसरा छोटा मॉलिक्यूल, चौथा छोटा मॉलिक्यूल। तो अगर ये छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, और वो बड़ा मॉलिक्यूल जो है पॉलीमर जो है कहलवाएगा। तो अगर हम बात करेंगे पॉलीमर्स के हवाले से, तो पॉलीसेक्राइड यानी कि जो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड का बना हुआ हो वो पॉलीसेक्राइड कहलवाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ओलिगोसेक्राइड जो है उसके अंदर 2 से लेकर के 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो ओलिगोसेक्राइड और 10 से ज़्यादा शुगर्स जुड़ गए तो पॉलीसेक्राइड। तो अगर हम पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे तो हमें मोनोसेक्राइड्स यानी शुगर्स देखने को मिलेंगी, ओलिगोसेक्राइड को तोड़ेंगे तब भी हमें शुगर्स देखने को मिलेंगी। अब एक शुगर का मॉलिक्यूल जब दूसरे शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, जो बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है कहा जाएगा। इसी तरह से प्रोटीन्स, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन जो है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होगा उसे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड हम कहेंगे। लिपिड्स की अलग अलग किस्में होती हैं। अगर हम लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे तो जब इन्हें तोड़ा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स निकलने वाले हैं ग्लाइसरॉल, जो कि एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है, और एसिडिक मॉलिक्यूल के अंदर फैटी एसिड हमें हासिल होगा। फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो ग्लाइसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 फैटी एसिड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब एसिड और अल्कोहल के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे ईस्टर लिंकेज जो है कहा जाता है। फास्फोलिपिड की बात करेंगे, इसके अंदर ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। ग्लाइसरॉल के साथ में फास्फेट भी जुड़ा होता है और कोलाइन भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें ईस्टर लिंकेज भी देखने को मिलेगी, और कार्बन के दरमियान में भी लिंकेज हमें देखने को मिल सकती है। कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें टर्पेनॉइड्स कहा जाता है, जो आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने होते हैं। आइसोप्रोनाइड कहा जाता है जिसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मौजूद हो। तो आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने हुए इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, टर्पेनॉइड्स के अंदर भी हमें कार्बन कार्बन लिंकेज देखने को मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर बात करें तो इनके बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं। अगर डीएनए को तोड़ा जाएगा तो इसमें से न्यूक्लियोटाइड्स निकलेंगे, आरएनए को तोड़ा जाएगा उसमें से भी न्यूक्लियोटाइड निकले जाएंगे, लेकिन जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे उन्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होगा कि इनके न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ऑक्सीजन कम मौजूद है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हों। एक होता है ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और इसके साथ एक नाइट्रोजनस ग्रुप जुड़ा होता है और एक तरफ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो 5 कार्बन वाली ये जो शुगर मौजूद है, इस 5 कार्बन वाली शुगर को बोला जाता है राइबोस। अब राइबोस के अंदर अगर एक ऑक्सीजन कम है तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस, और अगर ऑक्सीजन पूरे मौजूद है तो ये बनेगा हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो लिंकेज मौजूद होगी उसे फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है कहा जाएगा। आरएनए में भी इसी तरह से ये लिंकेज मौजूद होगी।
अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, उनमें मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, तो उनमें लिंकेजेस भी अलग अलग हमें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास लिटरेचर है, यानी कि जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं, उनके अंदर वेरिएशन यानी कि फ़र्क मौजूद है। किस हवाले से फ़र्क मौजूद है? अबाउट द परसेंटेज ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स इन द सेल। हमारे सेल में जो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो किस परसेंटेज में मौजूद हो सकते हैं, उनमें फ़र्क है, क्योंकि सेल्स की भी अलग अलग किस्में होती हैं। तो मुख्तलिफ सेल्स हैं और उनके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स का तादाद भी अलग अलग होगा। किसी सेल के अंदर हो सकता है लिपिड ज़्यादा हो, किसी सेल के अंदर हो सकता है प्रोटीन ज़्यादा हो, तो बायोमॉलिक्यूल्स में फ़र्क मौजूद हो सकता है। लेकिन हम एवरेज वैल्यूज़ को काउंट कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पर दो सेल्स लिए हुए हैं। बैक्टीरिया के सेल को भी हमने डिस्कस किया है और ममेलियन सेल हमारे सेल को भी डिस्कस किया है। इन दो सेल्स को डिस्कस करने की मेन वजह यह है कि बैक्टीरिया बहुत ही शुरुआती जानदार है जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, हत्ता कि एक न्यूक्लियस भी प्रॉपर मौजूद नहीं होता, ना इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ आपको देखने को मिलेगी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारे पार्ट्स बैक्टीरिया के सेल में नहीं होते। और ममेलियन सेल जिसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम एक मेमेलियन और बैक्टीरियल के सेल को देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, तब भी तकरीबन बायोमॉलिक्यूल्स की तादाद हमें सेम देखने को मिल रही है। तो तकरीबन तमाम सेल्स में बायोमॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी मौजूद रह सकती है। सबसे पहला मॉलिक्यूल जिक्र किया जा रहा है वो है वाटर। वाटर की अगर हम बात करेंगे, बैक्टीरिया के सेल के अंदर 70%, हमारे सेल्स के अंदर ये 70% सेम तादाद मौजूद है। एक बहुत ही फेमस एकेडमी में, नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, उन्होंने वाटर को भी बायोमॉलिक्यूल काउंट किया हुआ था। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं करिएगा, वाटर बायोमॉलिक्यूल नहीं होता। दूसरी बात, अगर सवाल इस तरह से आए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल हमारे सेल्स के अंदर कौन सा है, तो वो है वाटर। और अगर इस तरह से भी सवाल आए कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे अंदर और बैक्टीरिया के अंदर सेम तादाद में मौजूद है, तब भी वाटर जो है सेम तादाद मौजूद है। लेकिन अगर सवाल इस तरह से आए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो होगा प्रोटीन, जो कि हमारे अंदर 18% और बैक्टीरिया के अंदर 15% मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ये कम तादाद में मौजूद है, 4% हमारे अंदर, बैक्टीरिया के 3%। और लिपिड्स की बात करें वो भी इसी तरह से कम मौजूद है, हमारे अंदर 3%, बैक्टीरिया के अंदर 2%। डीएनए की बात करेंगे तो हमारे अंदर 0.25%, बैक्टीरिया के अंदर 1%। आरएनए की बात करेंगे तो हमारे अंदर जो है 1.10%, बैक्टीरिया के अंदर 6%। बाकी के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विटामिन वगैरह, वो हमारे अंदर भी 2%, बैक्टीरिया के अंदर भी 2%। इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, जो साल्स वगैरह हो गए, वो भी हमारे अंदर 1%, बैक्टीरिया के अंदर भी 1%। लेकिन इनके अंदर वैरायटी हो सकती है, मतलब कि कोई आयंस हमारे पास ज़्यादा हो गए, कोई अलग होगी, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो अलग अलग आयंस होते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये वाली वीडियो भी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड की जाएंगी, तो इस तरह से तमाम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सैयद अली एकेडमी लाजमी कमेंट में टाइप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।